झारखंड की सियासत में जब भी लगता है कि गठबंधनों का खेल पूरा हो गया, जब भी लगता है कि सीट शेयरिंग हो गई, उम्मीदवारों का बंटवारा हो गया, बस कोई ना कोई पेच निकल आता है। मैं काशिफ मलिक कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आपका। हम बात करने वाले हैं झारखंड में लिस्ट जरूर जारी हो गए हैं, लेकिन लिस्ट जो जारी हुए हैं उसमें अभी भी हर पार्टी, चाहे आप दोनों गठबंधनों की बात कर लें, एनडीए की बात कर लें या इंडिया गठबंधन की बात कर लें, दोनों ही में सीट्स कुछ बचे हुए जरूर हैं जहां पेच जरूर फंस रहा है। या चाहे बात बीजेपी की जाए, आसू की जाए, या इधर कांग्रेस की जाए, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की जाए, हर जगह पेच फंसता नजर आ रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है? क्या किसी का इंतजार हो रहा है? क्या किसी को अपनी तरफ खींचने या किसी के जाने का डर पार्टियों को सता रहा है? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे अपने डिजिटल हेड आशुतोष जी से। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से झारखंड की सियासत में, गठबंधन धर्म में जिस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं दोनों ही तरफ, इंडिया की बात करें या एनडीए की बात करें, और जो जब आता है लिस्ट तो कुछ सीटें बची रह जाती हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो झारखंड की दूसरी लिस्ट जारी होने का है, उसमें भी अभी भी सीटें लेफ्ट हैं और कांग्रेस और जेएमएम ने 70 सीटें बांट ली हैं। तो बताइए, आखिर खेल में समस्या कहां आ रही है, पेच कहां फंस रहा है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें कि चूँकि अब तक 81 विधानसभा सीट है झारखंड में, लेकिन इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो, दोनों तरफ से जो प्रमुख दल हैं जो शामिल हैं इस गठबंधन में, किसी भी दल की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से अब तक सारे उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि बीजेपी ने जैसे ही 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और जो भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद से शायद दूसरे दल सचेत हो गए। तो एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कुछ बड़े नाम हैं जो अभी भी संपर्क में हैं, फाइनल टच नहीं हुआ है और उनके आने का इंतज़ार है, इसीलिए कई सीटें होल्ड पर रखी गई है। इसके अलावा कुछ सीटों पर पेच फंसा हो सकता है। अभी तक सीट शेयरिंग में जैसे 70 सीटों पर बात हुई, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन में आपस में बांटेंगे, जबकि पिछली बार दोनों के हिस्से में आई थी 74 सीटें। 4 सीटें कंप्रोमाइज़ सीटें थी, 4 सीटें कहा जा रहा था कि इस बार माले को दिया जाएगा, लेफ्ट को दिया जाएगा, लेकिन माले के बारे में सूचना मिल रही है कि शायद वो अलग चुनाव लड़ेगा, चूँकि 3 उम्मीदवारों की लिस्ट उसने कल ही जारी कर दी थी और चौथी लिस्ट भी जारी हो गई राजकुमार यादव की राजधनवार से। लेकिन वहाँ से जब जेएमएम की पहली लिस्ट देर रात जारी हुई तो वहाँ से जेएमएम ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। कहा जा रहा है कि धनवार और जमुआ सीट को लेकर माले से बात नहीं बन पाई, तो माले, अब खबर आ रही है, कंफर्म नहीं, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कि माले अकेले चुनाव लड़ सकता है। ऐसी सूरत में क्या माले के हिस्से में जो 4 सीटें जाने वाली थी, वो चारों सीट में से एक सीट तो जेएमएम ने ऐलान कर ही दिया, तो बाकी 3 सीट भी इन दोनों के खाते में जुड़ेगी, जेएमएम और कांग्रेस के खाते में। तो फिर 73 हो जाती है, 74 हो जाती है। और आरजेडी ने भी 6 उम्मीदवारों के नाम का ही ऐलान किया है। पिछली बार उसके हिस्से 7 सीटें आई थी, तो क्या आरजेडी का जो एक सीट है वो जेएमएम लेता है कि कांग्रेस लेती है, ये भी है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे जैसे क्लियर होता जा रहा है, जिस सीट पर मसला सुलझता जा रहा है, वहाँ धीरे धीरे अनाउंसमेंट होता जा रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले महुआ माझी की सीट पर क्लियरिटी आई, कांग्रेस का भी दावा था वहाँ पर, बहुत पहले से, पिछली बार भी दावा था और कांग्रेस वहाँ पर लड़ी भी है। लेकिन पिछली बार चूँकि कुछ वोटों के अंतर से महुआ माझी जेएमएम के उम्मीदवार के रूप में हारी थी, तो इसीलिए जेएमएम ने वहाँ भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, महुआ माझी ही सीपी सिंह को टक्कर देंगे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात, बीजेपी ने पहले लिस्ट से ही जारी बात करते हैं। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, 10 सीटें आजसू के खाते में गई, 2 सीटें जेडीयू और 1 सीट एलजेपी आर के। 2 सीटें बच गई, बरहेट और टुंडी, जो 68 सीटें बचती है। बरहेट पर लुइस मरांडी को लड़ाना चाह रही थी बीजेपी, लुइस मरांडी चली गई जेएमएम में। अब बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है मजबूत, जो हेमंत सोरेन जैसे मजबूत नेता को मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े, तो कोई मजबूत कैंडिडेट का क्या इंतज़ार हो रहा है दूसरे दल से लाने का, या फिर आजसू के खाते में जाएगी वो सीट? और वो सीट आजसू के खाते में कोई मजबूत उम्मीदवार होता है तो कौन होता है? तो फिर क्या टुंडी, चूँकि आपको पीसी में याद भी होगा कि 1 सीट ऐसी है जो लास्ट टाइम में हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, तो क्या टुंडी है वो सीट या बरहेट अब हो सकती है? चूँकि बरहेट पर अब बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार की तलाश है, इसीलिए वो 2 सीट होल्ड पर रखी गई है। तो
कई सारी सीटें हैं, कई पेच हैं। विश्रामपुर जैसे कल उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ आरजेडी की तरफ से 6 उम्मीदवार का, चतरा, कोडरमा, हुसैनाबाद, विश्रामपुर, उसके अलावा एक और सीट है वहाँ पर भी ऐलान हुआ है, देवघर, इस पर भी ऐलान हुआ। एक सीट आरजेडी ने अपने हिस्से से छोड़ दी, जो पिछले बार छतरपुर की सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। छतरपुर की जगह पर इस बार विश्रामपुर सीट जो कांग्रेस के खाते में थी आरजेडी ने ली है। लेकिन आरजेडी जो पिछली बार 7वीं सीट लड़ा था वो बरकट्ठा की सीट थी, वो सीट जेएमएम के खाते में आ गई। चूँकि बरकट्ठा से जानकी यादव जो पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट थे वो यहाँ से चुनाव, उनको जेएमएम ने टिकट दिया है। तो बहुत सारे मसले हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 21 उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ, 2 सीटों पर होल्ड रखा गया, एक पाकुड़ और एक बरही, दोनों सिटिंग विधायक हैं। उमाशंकर अकेला बरही से चुने गए हैं और आलमगीर आलम पाकुड़ के विधायक हैं, हालांकि वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। तो वहाँ पर कौन उम्मीदवार हो सकता है? क्या बरही में कोई दूसरा दावेदार है? वहाँ पर भी तो इस पर मंथन जारी है। तो इसको लेकर वो दोनों सीट, चूँकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, जो सीटिंग है, सबको टिकट मिला है, तो माना यही जा रहा है कि वहाँ पर भी सीटिंग को मिल जाएगा। चूँकि मजबूत दावेदार के रूप में है उमाकांत अकेला, और वहाँ पर आलमगीर आलम को छोड़ करके या उनके परिवार को छोड़ करके कोई लड़ने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस में, मजबूत स्थिति में। तनवीर आलम उनके पुत्र की चर्चा हो रही है या फिर उनकी पत्नी, इन दोनों पर चीज़ें क्लियर हो जाएगा तो फिर वहाँ भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो उसके अलावा 21, 2, 23 सीटें होती है, तो फिर कितनी सीटें और बचती है जिस पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगी और कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें सब जगह चल रही है। अब देखिए आजसू को 10 सीटें मिली है, 8 सीटों पर ही अनाउंसमेंट होता है, 2 सीट अभी भी बची हुई है, एक मनोहरपुर और एक डुमरी में यशोदा देवी अब तक चुनाव लड़ती रही हैं, आजसू की तरफ से मजबूत दावेदार थी, लेकिन हर बार डिफीट मिली है, कम से कम हाँ हर बार डिफीट मिली है। तो क्या उनको रिप्लेस किया जाएगा, उस पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरी सीट है मनोहरपुर, वहाँ पर भी कई दावेदार है। बिरसा मुंडा पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो क्या उन्हीं को टिकट मिलेगा, इस पर मंथन चल रहा है। या फिर उधर सीटें दी जाएगी अगर आजसू को टुंडी या बरहेट में से, तो क्या इसमें से कोई सीटें ली तो नहीं जाएगी, हालांकि इसकी संभावना कम लगती है। तो ये सारे मसले चल रहे हैं, सब कुछ अंदर खाने चल रहा है। क्लियर जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें हो रही है। अब जेएमएम की बात करते हैं। जेएमएम ने फिलहाल 36 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन 5 सिटिंग सीटें अभी भी है जहां पर जेएमएम ने ऐलान नहीं किया है। तो और सिटिंग 5 सीटें हैं लेकिन उम्मीदवार 75 हैं। अब उसमें लाए गए हैं बड़े बड़े नेता हैं, आए हुए हैं। चंपई सोरेन की जगह खाली हो रही सरायकेला में, तो वहाँ पर लक्ष्मण टुडू, गणेश महाली, बास्को बेसरा सब लोग शामिल हुए हैं जेएमएम में। सबकी महत्वाकांक्षा है कि इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए, और ये लोग शामिल हुए हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो लोग बगावत का बिल्कुल फूके हुए हैं, विद्रोह की स्थिति में है कि भाई बाहरी को टिकट दीजिएगा तो फिर हम लोग विरोध करेंगे। तो ऐसे ही नहीं टिकट किसी को दे दिया जाता है, सीट शेयरिंग हो जाती है, बहुत दिमाग माथापच्ची करनी पड़ती है, रस्साकसी होती है। इसी वजह से वो सीट होल्ड पर रखी गई कि किसको, क्या इनके अलावा किसी और को दे दिया जाए। सब लोग फॉर्म भरने के इंतज़ार में है, सब लोग हरी झंडी का इंतज़ार कर रहे हैं। आज ही मेरी बात हुई है गणेश महाली जी से, वो भी यही कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा हम तो पार्टी में शामिल हो गए हैं। वैसे ही बास्को बेसरा हो रहे, लक्ष्मण टुडू घाटशिला से भी लड़ चुके हैं और सरायकेला से भी जहाँ तक मेरी जानकारी है वो लड़ चुके हैं। तो वो स्थिति है। विशुनपुर से चमरा लिंडा ने मुलाकात की थी पिछले दिनों, लेकिन उस सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई कि पहली लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं। लुइस मरांडी शामिल हुई हैं। कहा जा रहा है कि जामा से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, चूँकि सीता सोरेन की सीट थी, पिछली बार 2019 में जीती थी और वो बीजेपी में चली गई है, जो कि बीजेपी ने जामतारा से उम्मीदवार बनाया है। वो सीट वैकेंट है, लेकिन पहली लिस्ट में उनका भी नाम नहीं है। उनकी भी धुटी बढ़ी हुई थी, क्या होता है, दूसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आया, चूँकि एक ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है। इसके अलावा 2-3 सीटें और है जहाँ पर थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरा पर्सन इसको दिखाएँ कि जो जेएमएम की सीटिंग सीट है वो कौन कौन सी बची हुई है। तो देखिए रांची पर तो अनाउंसमेंट हो गया है। इसके अलावा जामा में लुइस मरांडी की संभावना बताई जा रही है, सरायकेला में गणेश महाली, लक्ष्मण टुडू, बास्को बेसरा ये सब लोग हैं। बिशनपुर में चमरा लिंडा सीटिंग है, मुलाकात हुई, माना जा रहा है कि उनको टिकट दिया जा सकता है। सिसई में एक है जोगा सुसारन होरो,
ये भी है सिटिंग, तो इनका भी नाम पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट में भी नहीं आया, तो क्या इनका ऑप्शन तलाशा जा रहा है, इनसे बेहतर उम्मीदवार की बात की जा रही है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करते हैं जो कांग्रेस 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, बाकी कहाँ कहाँ पेज फंसा है वो भी बताना चाहेंगे। तो देखिए, छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर के लड़ने की संभावना है, चूंकि आरजेडी छोड़ करके वो आए हैं वहाँ पर। इसके अलावा पांकी से बिट्टू सिंह जो कि विदेश सिंह वहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं, वो रेस में आगे चल रहे हैं। डाल्टनगंज में केन त्रिपाठी जो चतरा से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, उनका नाम आ रहा है। पाकुड़ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। धनबाद में अजय दुबे की चर्चा हो रही है। बोकारो में राजेश ठाकुर, कुमार गौरव और मंजूर अंसारी, ये लोग रेस में बने हुए हैं। बरही में सीटिंग है उमा शंकर कला, इनकी संभावना ज़्यादा बनती नज़र आ रही है। कांके में संजय लाल पासवान और चंदन बैठा है, कांके सीट भी है। तो ये कुल मिलाकर के 3, 3, 6 और 3, 9 8 सीटें हो जाती है। चुट्टी विश्रामपुर सीट और छतरपुर सीट एक्सचेंज हो गई है, तो ये 8 सीट अगर मिलती है 8, तो 21 और 8 29 हो जाती है। 29 हो जाती है, तो अगर 70 में बंटवारा करना होता है तो फिर 41 सीटें ही जेएमएम के खाते में जाएगी। और 36 सीटों पर अनाउंसमेंट हुआ है, 5 सीटिंग ऑलरेडी हैं, तो 41 हो जाती है यहाँ पर। तो फिर जो सीपीआई माले ने जो अलग लड़ने का ऐलान किया, तो क्या वहाँ फ्रेंडली फाइट होगी या जेएमएम या कांग्रेस उम्मीदवार नहीं देंगे? चूँकि जो तीनों उम्मीदवार हैं या चारों उम्मीदवार कर सकते हैं, वो जिता हुआ उम्मीदवार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अटकी पड़ी है, बातें हो रही है। बहुत मुमकिन है कि अभी भी भगदड़ की स्थिति तो पहले से ही चल रही है, खासतौर पर बीजेपी में बहुत ज़्यादा। शुरुआत बेशक बीजेपी ने की हो, लेकिन अंजाम तक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन या जेएमएम ने पहुंचाया है। और शायद मुझे लगता है कि बीजेपी को या एनडीए को यकीन भी नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर ये सारे लोग इधर उधर जाएंगे, चूँकि कई टिकट भी काटे गए हैं, स्वाभाविक तौर पर होता भी है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कई लोग हैं जो अभी भी संपर्क में हैं एक दूसरे के, और मजबूत दावेदार अगर मिलता है तो सिटिंग विधायक को भी किसी भी दल के लिए काटने में गुरेज नहीं होगा, चूँकि सबका एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरीके से हम इस बार चुनाव जीतें, हमारी सरकार बने। हालांकि झारखंड गठन से लेकर आज तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही है जिसने अपने दम पर सरकार बनाई हो, तो ये भी एक इतिहास है। और कोई भी पार्टी या गठबंधन लगातार दूसरी बार भी नहीं जीता है, ये भी एक है। लगातार दूसरी बार जरूर सीएम बनने में कामयाब रहे थे एक बार शिबू सोरेन, मतलब सीएम के बारे में भी कि लगातार दूसरा कार्यकाल कोई सीएम नहीं आज तक पूरा जीत कर आ पाया है। शिबू सोरेन आए जरूर थे, लेकिन वो भी हार गए थे, तो उनकी कुर्सी चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो रिकॉर्ड हो उसको ब्रेक करना होगा, तब जाकर के हेमंत सोरेन इस बार इतिहास रचने में कामयाब होंगे। हालांकि माहौल और परिस्थितियां उनके अनुकूल ज़रूर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस चीज़ को भांप करके आगे बढ़ रही है, तो आसानी में नहीं लिया जा सकता है। मुकाबला कांटे का होने वाला है। और दल बदल की बेशक हम लोग बात कर रहे हो और भगदड़ की बात कर रहे हो, बागी बहुत सारे हो गए हैं जो खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हरियाणा में भी इससे ज़्यादा बगावत हुई थी। बीजेपी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो परिणाम आया तो सब लोग शॉकिंग रह गए, सरप्राइज रह गए, चौंकाने वाला। कांग्रेस को आज तक यकीन नहीं हो रहा कि कैसे हार गई वो। तो कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी के बारे में जो विरोधी आरोप भी लगाते रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल चुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग हमेशा से इस कोशिश में रहता है कि कहीं से भी कोई गुंजाइश न बने ताकि किस तरह का आरोप लगे, लेकिन आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं। फिलहाल दिलचस्प मोड़ पर झारखंड की सियासत आ गई है, और आने वाले जो कुछ दिन हैं और आने वाले जो लिस्ट में जो नाम हैं वो और सरप्राइजिंग हो सकते हैं और चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो बिल्कुल संक्षेप में बताएं कि आखिरकार जब एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की स्थिति लगभग इस मामले में, कम से कम कैंडिडेसी के मामले में लगभग एक सी हो रही है, तो एक बार बताएं, क्या इस वक्त ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन कुछ मामलों में जो एनडीए गठबंधन है उससे कमज़ोर पड़ रहा है इस मामले में, कम से कम सीटों को लेकर? क्योंकि वहाँ जो भी सीट है 2 सीटों पर झगड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ सारे के सारे जो बड़े पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस और जेएमएम, उनकी सीटों को लेकर समझ में नहीं आ रहा है कितनी सीटें मिली। कांग्रेस बीजेपी की क्लियर है कि 68 मिली हैं, आसू को 10 मिल गई 8 के बाद, तो लेकिन यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कि 70 में से किसको कितनी सीटें अभी तक मिलेंगी। ये समझ में हम लोग को नहीं आ रहा है,
जिनको समझना है उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आपको पता है कि पहली लिस्ट से पहले 5-6 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका नामांकन हो गया था। तो जिनको समझ में नहीं है तो फिर कैसे उन लोगों को हरी झंडी मिल गई, नामांकन भी कर दिया उन्होंने। अंदर खाने सब सारी चीज़ें सबको पता है। कुछ जगहों पर ज़रूर है जो अभी तक शीर्ष नेतृत्व तलाश रहा है, वहाँ पे बेहतर ऑप्शन की तलाश कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर है। एक आध ऐसी सीटें हैं जहाँ पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, उसको भी सुलझाने की कोशिश हो रही। चूँकि वक्त नहीं है, नॉमिनेशन पहले फेज के नामांकन की 25 तारीख है, आखिरी तारीख है, तो सारी चीज़ें चल रही है अंदर खाने। कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, बस एक कहावत भी है कि देर आए दुरुस्त आए। बेशक इंडिया अलायंस की तरफ से लिस्ट जारी करने में देरी हो रही हो, लेकिन जब लिस्ट सामने आती है और उसमें नाम देखे जाते हैं तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि उम्मीदवार जो भी चुने गए हैं, इस बार लड़ाए जा रहे हैं, वो बेहद मजबूत हैं और जिताऊ हैं। कम से कम कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी इस बार। और पहले जैसे ये कहा जा रहा था कि जेएमएम कई पॉकेट में, कई विधानसभा सीट में है भी नहीं, जिस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा जिक्र भी कर चुके हैं, आज की तारीख में वैसी स्थिति नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी के लोग ही आकर के, जो मजबूत लोग हैं, वो जेएमएम को और मजबूत बनाते जा रहे हैं, और ऐसा लगता भी है इन लोगों को। यही वजह है। क्या शॉर्ट में कह सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस का शिकार बीजेपी झारखंड में नजर आ रही है? नहीं, बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस जरूर शुरुआती दौर में बीजेपी का कामयाब रहा था, लेकिन बाद में ऑपरेशन हेमंत ने ज़्यादा स्तर पे उसको मतलब चोट पहुंचाई और उससे ज़्यादा बीच साबित हुआ। चूँकि 3 के जवाब में मुझे लगता है कि 13 लोगों को हेमंत सोरेन या जेएमएम ने तोड़ा है। और बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, कुछ पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक आध पूर्व मंत्री अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं, या फिर खेल बिगाड़ने के चक्कर में हैं बीजेपी के। तो ऐसी चीज़ें हैं। अभी जो अगर कहा जाए तो फिलहाल 50-50 पे है सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, तोड़ फोड़ करने में बीजेपी शुरुआत में एज लेती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अब वो एज इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। चूँकि कई सारे लोग आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी संपर्क में, हालांकि दोनों गठबंधन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हमारे संपर्क में इतने बीजेपी के लोग हैं, तो बीजेपी के लोग कहते हैं हमारे संपर्क में इतने इंडिया अलायंस के लोग हैं। तो ये सब चुनाव में बयानबाजी भी चलती रहती है। तो देर आए दुरुस्त आए चल रहा है। पहले फेज के नॉमिनेशन के लिए कुछ ही वक्त बाकी है। तय है कि सारी पार्टियां, सारे गठबंधन कहीं ना कहीं बस अपने कैंडिडेट का नाम लाना चाहते हैं सामने। जी, एक और सीट जो छूट जाए, चक्रधरपुर भी है, जेएमएम के खाते में सिटिंग है सुखराम उरांव, उस सीट पर भी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हाँ, तो कुल मिला के 41-42 सीटिंग हो जाते हैं। अब तक लिस्ट उठा कर देखा जाए तो 36 + 5 41 तो हैं ही। चक्रधरपुर को भी अगर देखा जाए तो वो भी एक और नाम है। तो फिलहाल यही स्थिति है कि हर एक सीट पर, जिसको कहा जा रहा है कि इस बार जो गठबंधन में जिस तरह की चीज़ों को पैमाना रखा गया है टिकट देने का, वो विनेबिलिटी है, यानी जिताऊ क्षमता है किसी भी कैंडिडेट की, तय है। 5 सीट और 75 कैंडिडेट जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और उसमें कई ऐसे नाम हैं जो बड़े चेहरे माने जाते हैं। एक ही जगह 2 से 3 लोग आ रहे हैं, तो उसमें तय है कि अपना लीडर चुनना, अपना कैंडिडेट चुनना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जेएमएम या कहें कि इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट का नाम जब भी उतार रही है तो उन सीटों पे सबसे मजबूत चेहरा जो कम से कम नजर आता है उसी को दे रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और आप क्या सोचते हैं, आप विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की खबर से आप जुड़े रहें तो हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नमस्कार।